स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले, यानी कि जितना भी चैप्टर हो सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चाहे वो जितना भी चैप्टर हो। वैसे 3 किताब है हिस्ट्री का, ठीक है ना। कुल मिलाकर के हमें लगता है 15 लगभग चैप्टर है। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न यही है कि धौलावीरा, जो कहीं कहीं पर धौलावीरा भी लिखा रहता है, ऐसे धौलावीरा है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात में है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो उत्तर हो जाएगा साहित्य। बाकी सिक्के, भग्नावशेष, क्या है, भग्नावशेष और इधर जो अभिलेख ये सब आता है, लेकिन साहित्य नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह जो है कांस्य युग की सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है यह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो यह प्रतिरूप जो है यह बनवाली से मिला है। हम लोग 14 के बाद 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। थोड़ा आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, इसको हम लोग थोड़ा सजा लेते हैं। चलिए सज चुका है। 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। बताइए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है, यानी कहने का मतलब कैसा था? तो 2 स्तरीय था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कब हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास है वह कहाँ पे हुआ? तो सिंधु के मैदान में हुआ, ठीक है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई। बताइए किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई? तो हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वह बोल रहा है कि ए और सी दोनों, कहने का तात्पर्य है सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर, ये दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बताइए कौन सा? तो ये तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वह दयाराम साहनी ने ही की थी। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है बताइए? तो मोहनजोदड़ो से। निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा चनहुद्रो। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, ठीक है ना। ये बनी होती है किस चीज़ की? बताइए किस चीज़ की बनी होती है? तो यह जो है सिलखड़ी की बनी होती है। निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो वह जो है उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। बताइए हड़प्पा वासियों द्वारा जो कौन कौन सी फसल की जाती थी मुख्य रूप से? तो वह जो है जौ, गेहूँ, तेल, ये सब किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो वह जो है आमतौर पर चौकोर होता था, चौकोर। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी जो थे वहाँ के, वो किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? बताइए तो उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर। आप लोग समझ सकते हैं। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हो गया 30 ऑब्जेक्टिव। हम लोग 31 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे।
चलिए 31 नंबर जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी, सिंधु मत लगा देना, सिंधी। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो उत्तर हो जाएगा शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? बताइए किसके समकालीन? तो क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता इसके समकालीन नहीं मानी जाती है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो हरियाणा में, ठीक है, बनवाली किस राज्य में है? तो बनवाली जो है यह हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? बताइए, कहने का तात्पर्य किसने की? तो उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वह था कैसा? तो उत्तर हो जाएगा नगर पालिका जैसा। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो है लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी, जिसको पश्चिम उत्तर लिखा हुआ है, यानी पश्चिम और उत्तर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, यानी कहने का तात्पर्य सिंधु सभ्यता में मुहर किस चीज़ का बनता था? तो सेलखड़ी का। कुल मिलाकर के पहला चैप्टर में 43 ऑब्जेक्टिव था, और हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव को हम ज़्यादा इसलिए इस पर मतलब इसको तोड़ फाड़ के समझाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अंततः आपको याद करना ही पड़ेगा, जितना भी हम समझा दें। फिर भी हम कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है। देखिए जिस वीडियो का आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस वीडियो का आप लगभग अभी तो हम बना ही रहे हैं, जिसको आप 1.5 घंटा में देखिएगा, उसको बनाने में न जाने कई घंटा लगा, 3 घंटा 4 घंटा। इसलिए वीडियो को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, देखिए भी और दूसरे के पास शेयर भी कीजिए। चलिए दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। दूसरा चैप्टर का शीर्षक है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसका जो पहला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर हो जाएगा 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन काल क्या था? तो उत्तर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की। ये था 5, हम लोग 6 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए देखिए 6 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम प्रशासक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? उत्तर हो जाएगा मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? तो 78 ईस्वी, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। देखिए जहाँ भी धम्म की जिक्र किया जाए वहाँ पे अशोक टिक लगा दीजिएगा, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक किस वंश का शासक था? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश का। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा हरिसेन ने। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा कल्हन। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, बताइए किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए दोबारा से कवर हो गया, कौटिल्य। देखिए कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे घबराइएगा मत, कौटिल्य कहे, चाणक्य कहे, कई नामों से जाना जाता है इनको। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है वह हर्यक वंश से है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया। अनेकों जगह पे देख रहे हैं, अनेकों टीचर अनेकों किस्म की बात बता रहे हैं, गलत पे ध्यान नहीं। अब 23 के बाद 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा। चलिए 24 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं।
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किस चीज़ के बने होते थे? तो वह जो है चांदी के भी बने होते थे, तांबा के भी बने होते थे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो वह जो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हो पाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बताइए। तो उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? उत्तर हो जाएगा अशोक ने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है यह 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। फूट डाल कर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो हर्यक वंश के काल में था। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर, पुनपुन नदी के संगम पर, यानी कि इन सभी नदी के संगम पर। बहुत सारे टीचर बहुत सारे किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि केवल गंगा नहीं तो केवल पुनपुन न तो सोन, ऐसी बात नहीं है, तीनों नदी के संगम पर किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, गलत पे ध्यान नहीं। चलिए अब 36 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त को जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो उत्तर हो जाएगा नेपोलियन। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखकीय प्रमाण किसका है? उत्तर हो जाएगा सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन जिसको जो सागर में है। सागर जगह का नाम है, ठीक है ना। सागर मतलब सागर पानी वाला मत समझिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका में भेजे थे। चलिए अब 41 के बाद 42 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा ना। चलिए, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया? बताइए कौन सा विद्वान था? तो वह विद्वान थे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला प्रश्न, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? उत्तर हो जाएगा स्तंभ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर हो जाएगा फाहियान। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, बताइए किससे होती है समुद्रगुप्त की जानकारी? तो प्रयाग प्रशस्ति से होती है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो उत्तर हो जाएगा अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? उत्तर हो जाएगा 7 वर्गों में। एलौरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 18। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। कहाँ स्थित था? देखिए पीछे की बात हो रहा है, भूतकाल की। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने। पहले बताया जहाँ धम्म के जिक्र वहाँ अशोक टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुल मिलाकर के दूसरे चैप्टर में 55 ऑब्जेक्टिव था, हम लोग तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। तीसरा चैप्टर का शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के। अब अगला है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता पांडव ने। गंगा पुत्र किससे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। चलिए कुल मिलाकर के इसमें था 4, हम लोग 5 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है
महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? ये कौन नहीं जानता है कि 18 दिनों तक चला। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छे तरह से, बच्चा बच्चा जानता है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की जो रचना है यह संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। जबकि रामायण की जिक्र करें तो उसका हो जाएगा क्या, पता है आप लोगों को? वाल्मीकि हो जाएगा। जाति का लक्षण कौन नहीं है? बताइए इन सब में से ऐसी कौन है जो जाति का लक्षण नहीं है? तो साम्या, ये सब जाति का लक्षण, ये जो जाति का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। बताइए किसके लिए? तो विदेशियों के लिए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। देखिए वैदिक, उत्तर वैदिक काल कहने देवी देवताओं का ये काल होता है, ठीक है ना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र जो है यह प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज है, ठीक है ना। प्रत्येक उपजाति के क्या है? सामान्य पूर्वज है। अगला प्रश्न, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन आरंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कहने का मतलब आंध्र, पुलिंद, शबर यानी सभी। वर्ण अलंकार लिखा हुआ है, वर्ण अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। कि संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, बताइए सबसे पहली बार किस में मिलती है? तो स्मृतियों में मिलती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? उत्तर हो जाएगा 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो उत्तर हो जाएगा अंतर्विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ था। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? उत्तर हो जाएगा अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो उसमें जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा भीष्म को। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? उत्तर हो जाएगा 102वें में। अगला प्रश्न देखिएगा, ये था आपका 21 नंबर। अगला देखिएगा 22 नंबर। अब सजा लेते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए 22 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अम्बालिका जो है विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? बताइए। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है ना उत्पन्न संतान वो कोई था, तो वो था पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र, यानी कि सब था। अगला प्रश्न देखिएगा, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है यह भीम का पुत्र था, ठीक है ना। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह। देखिए ये सब एक प्रकार का विवाह होता है, ठीक है ना। ये सब नियम के अनुसार किया जाता है, रूल के अनुसार। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है नकुल की भी पत्नी थी, अर्जुन की भी पत्नी थी, सहदेव की भी पत्नी थी, सभी की पत्नी थी। अगला देखिएगा, कर्म नये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा द्वितीय अध्याय में है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा विवेकानंद जी ने भी किए हैं, महात्मा गांधी ने भी किए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया, यानी सभी के सभी ने विचार किया है। अगला प्रश्न, ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? अगला उत्तर हो जाएगा शक के साथ। देखिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम खुद ही बोल देते हैं, देखने से आपको भी पता चलता होगा। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा शांति पर्व में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र। अगला प्रश्न है जो भी पढ़ने जा रहे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंडाल अपृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है फाहियान का कथन है। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? तो वह है मानेश्वर।
कुल मिलाकर के 3 चैप्टर में 33 ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। 4 चैप्टर का जो शीर्षक है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब विचार करने वाला, विश्वास मतलब समझते विश्वास, इमारत मतलब मंजिल बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं। सांस्कृतिक विकास यानी सांस्कृतिक के विकास। चलिए समझते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से। वीडियो को छोड़कर आप लोग जाइएगा मत। चलिए 4 चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुआ था। देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ, पंचम, ये सब अलग अलग हुआ था। तो हम सबको करा देंगे एक वीडियो में लेकर के, ताकि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में न रहे आप लोग। थोड़ा सा भी अगर डाउट लगे ना, बोलिए, स्पेशल वीडियो आएगा उसका, थोड़ा ही देर के स्पेशल समझाकर। चलिए ये तो हो गया प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। अब अगला देखिएगा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो यह कनिष्क के काल में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से सब। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है, बताइए त्रिपिटक साहित्य जो है वह किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट भी आई इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितना भी इंपॉर्टेंट बोलिए उतना कम है, ठीक है ना। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे बौद्ध धर्म बताया जाता है, गलत के चक्कर में मत पड़िए। जैन धर्म एकदम सटीक आंसर है, हम पूरा लिख कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में जब गुरु नानक का जन्म हुआ था। इसके बारे में आप 10th में हिंदी में ही पढ़े होइएगा। एक चैप्टर लिखे हुए हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, वही चैप्टर है। चलिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, बताइए किसके बाद? तो महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुआ था। सुत विभग खंडका परिवार, ये 3 भाग है किसका? तो ये 3 जो भाग है ना, यह विनय पिटक के भाग है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं? उत्तर हो जाएगा ये ऋग्वेद में है। किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? उत्तर हो जाएगा क्या? श्वेताश्वर, क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का जो पुनर्जन्म है वह मुख्य विषय है किसका है? तो कौशितकी उपनिषद का है। किसका है? कौशितकी उपनिषद का। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? उत्तर हो जाएगा सम्यक चरित्र। बाकी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, ये सब था। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है ना, यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बताइए किस में है? तो सुत्त पिटक में है, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? उत्तर हो जाएगा फाहियान। आया तो सब था, आया हैंसंग भी था, आया इब्न बतूता भी था, फाहियान भी था, लेकिन सर्वप्रथम बोला जाए सबसे पहले तो वो फाहियान हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला देखिएगा 24 नंबर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं ताकि दिक्कत न हो। चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ पे हुआ बताइए? तो इनको जो है कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था पाली में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ कब? तो उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक।
अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? उत्तर हो जाएगा काशी और श्रावस्ती, बाकी सब था। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति की। चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया। क्या है? ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण की, विष्णु की, महेश की, यानी कि अनेकों तरह के देवता आ गए थे। उससे पहले ये सब नहीं थे, तो ये सब बाद में आए हुए हैं, एक इंसान का ही रूप था। बाकी पहले जो पूजा जाया जाता था वो सब असली देवता थे, जैसे प्राकृतिक हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है ना। बाकी ये सब जो अभी के समय में गणेश जी आ गए हैं, विष्णु जी, महेश जी, ब्राह्मण जी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी भगवान है, ये सब ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा अश्वघोष ने। अगला प्रश्न, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सॉरी, थोड़ा सा इसको सरियाने दीजिए, आप लोग जाइएगा मत वीडियो को छोड़ करके। चलिए देखिए, सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है रायसेन जिला में स्थित है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कश्यप भी थे, आनंद एवं उपाली भी था, सारिपुत्र भी था, और उसके बाद गौदरलायन भी था, यानी कि सब था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? उत्तर हो जाएगा कनिष्क, यानी कि स्पष्ट होता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सल्लेखन यानी कि काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो यह जो है जैन धर्म में। अगला प्रश्न, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न, कालिदास, भवभूति, सुबंध एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये सभी जो है ना, यह शैशव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ये सबका संबंध जो है शैव धर्म, शैव मत से है। भवमूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा कपालिक। अगला प्रश्न, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? उत्तर हो जाएगा पाशुपत। अगला प्रश्न 41 हो गया। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को छोड़कर आप लोग भागिएगा मत, ठीक है ना। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो छोड़ना भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर, वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा बाशबन्ना। कौन है? तो बाशबन्ना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो उत्तर क्या हो जाएगा 84,000। अगर आप लोग को लग रहा है, देखिए कहाँ दहाई सैकड़ा 1010, यानी कितना हो जाएगा 84,000। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो यह जो है पाली भाषा में है। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा कुंडल वन वैशाली, जो वैशाली में पड़ता है कुंडल वन, ठीक है ना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो इसका जो विवाह है ना जमाली से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। कुल मिलाकर के 4 चैप्टर में 49 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कर लिया ना कवर, इस वीडियो को पूरा कर लिया कवर, तो समझिए आपका वहाँ पर 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, 100 में से 50 का जवाब देना होता है। तो हम बोलते 100 में से नहीं हो तो नहीं हो, 80 से 85 ही टकरा जाएगा आपको, तो जब 50 ही जवाब देना है ना। वैसे 20-25 अदर ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 80 से 85 यहाँ से टकरा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस मुक्त होकर के वीडियो देखिए बिना टेंशन के, कोई शक नहीं, विश्वास रखना सीखिए। 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को चलिए कवर करते हैं। 5 चैप्टर का यात्रियों के नज़रिए, यात्री मतलब यात्री, नज़रिए मतलब नज़रें, समझ सकते हैं।
यात्रियों के नज़रिए से। चलिए देखते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव। हेनसंग किस देश का यात्री था? यह जो है चीन के यात्री था। हेनसंग किस देश का यात्री था? तो चीन के। अगला प्रश्न, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिएगा, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो यह जो है ना, यह यात्रा वृत्तांत है अल बरूनी का। किसका है? अल बरूनी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग यहाँ से वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तहकीक हिंद जो है इसमें किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अल बरूनी का। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? उत्तर क्या आपका आएगा? आपका उत्तर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यह। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को के निवासी था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो यह जो है अरबी भाषा में लिखा था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर आपका होगा फाहियान। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक। अब 10 नंबर ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। देखिए ये आपका 10th से 8 से ही पढ़ना है, तो 12th में तो आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में। अगला प्रश्न, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह कौन कौन था? बताइए। तो वह था पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत। अगला प्रश्न, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वेनिस। क्या था? वेनिस। अगला प्रश्न देखिएगा, अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वह कौन कौन सी है? तो वह है नारियल तथा पान। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी था? वह शताब्दी था 11वीं। यानी आप शॉर्टकट में पूछेगा अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया? तो 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सा है? उत्तर आपका होगा 14वीं शताब्दी। इससे पहले वाला था अल बरूनी, यह है इब्न बतूता। गलत मत, ठीक है ना। अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रांस। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 40। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। बताइए किसको? तो इब्न बतूता को। अगला प्रश्न, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था। बताइए कहाँ पहुंचा था? उत्तर आपका होगा सिंध में। कहाँ? सिंध में। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? लिखा है तो अल बरूनी का। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था, ठीक है ना। क्या था? राजदूत था। अगला प्रश्न, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसमें होगा इब्न बतूता। कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है। तहकीक ए हिंद पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा अल बरूनी, जबकि किताब उर रहला पूछा जाए तो आपका उत्तर आना चाहिए इब्न बतूता। अगला प्रश्न, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो आपका उत्तर होगा इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपका उत्तर आना चाहिए बर्नियर ने। किसने? तो बर्नियर ने। अगला प्रश्न, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसे प्रेरणा ली? तो आपका उत्तर होगा इब्न बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? आपका उत्तर होगा इब्न बतूता। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखते हैं। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? लाहौर में
एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो बर्नियर ने। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के मुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? आपका उत्तर होगा इब्न बतूता का। अगला प्रश्न, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो उत्तर होगा ग्वालियर का। अगला प्रश्न, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मार्को पोलो को। अगला प्रश्न, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर छोड़ दिया। बताइए वो कौन था? वह था इब्न बतूता। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हैंसोंग को। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आपका उत्तर होना चाहिए जहांगीर के। आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। आइन ए अकबरी अबुल फजल। देखिए अकबर ऑप्शन रहेगा मत लगा दीजिएगा, लुप देना गलती हो जाएगा। आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो है 5 चैप्टर में 35 ऑब्जेक्टिव था, यानी किसी में 35, किसी में 50, किसी में 60 भी मिल जाता है, किसी में 40 भी रह सकता है, कोनो ठीक नहीं है, इस तरह से है। तो हम लोग 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग छोड़कर जाइएगा मत, वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। 6 चैप्टर का शीर्षक है, चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य था कबीर भी था, रैदास भी था, धन्ना एवं पीपा भी था, सब था रामानंद के शिष्य। अगला प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी नानक इसमें शॉर्टकट में दिया हुआ है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो गुरु नानक का संबंध जो है सिख धर्म से। निम्नलिखित महिला संत कौन थी? तो अंडाल भी थी, मीरा भी थी, कराइकल भी थी, ये सभी महिला संत थी। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्वाचक्कार की 2 विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। अगला प्रश्न 8 नंबर ऑब्जेक्टिव का देखेंगे हम लोग ना। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। अगला प्रश्न, मारीची थी, मारीची कौन थी? तो मारीची बौद्ध देवी थी। अगला प्रश्न, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देव कुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए वह थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। अगला प्रश्न, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, नगर पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है किस में? तो उत्तर हो जाएगा तमिल वेद के रूप में। अगला प्रश्न, अंडाल का सही परिचय कौन सा है? तो अंडाल का सही परिचय ऑप्शन के अनुसार बताइए, विकल्प के अनुसार। तो वह अलवार स्त्री थी, वह अलवार स्त्री थी। अगला प्रश्न, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी? तो लगभग कहा जाए तो 12 था, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे हैं, बताइए। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, ठीक है ना। दक्कन में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जो चोल है ना वह शक्तिशाली बना रहा। अगला प्रश्न, बांसवन्ना नए आंदोलन के चालक थे? तो ब्राह्मण। बांसवन्ना नए आंदोलन जो था ना इसका चालक कौन था? तो सबका होता है ना चालक, भाई आंदोलन का संचालक, तो वो थे ब्राह्मण। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए वे कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा तुर्क। अगला प्रश्न, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वह कौन थे? तो वह आपका उत्तर हो जाएगा अरब। देखिए अब यहाँ पर गाना बज रहा, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को रोक देते हैं फिर चलाएंगे। चलिए चला गया दूर तक।
देखिए इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि क्या है कि गाना का आवाज़ जब टान लेता है ना तो वीडियो डालने पे कॉपीराइट मार देता है, उस वीडियो को कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्ट्राइक मार दिया, आईडी भी गायब चला जाएगा, फिर आप लोग पढ़ा भी नहीं पाएंगे, मेरा भी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए रोक दिए थे। खराब दूर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग कवर करते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। ठीक है, कौन सा शताब्दी था? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कबीर के। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित? आपका उत्तर आना चाहिए चिश्ती। अगला प्रश्न, कबीर शिष्य थे किसके? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो यह जो है शिव के भक्त थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? आपका उत्तर आना चाहिए जहां आरा। यह था 25 और 26 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग ना। चलिए 26 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे टाइप करने में ही ऐसा हो गया है, इसको फोटो वोटो खींच कर सही करने में। चलिए वो हम पढ़ देते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है ना वह कहा जाता था वल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे रामानंद भी, तुकाराम भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, सभी थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो आपका उत्तर आना चाहिए रबिया। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? आपका उत्तर आना चाहिए फरीद उद्दीन गंज ए शकर के साथ। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो आपका उत्तर होना चाहिए कादरी सिलसिले से। ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था, यही सबसे पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न देखिएगा, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आपका उत्तर हो जाएगा रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का मत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में, जिसको बनारसी आप लोग बोलते हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से? आपका उत्तर हो जाएगा चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में जो है कबीर का ही जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो औरंगजेब का जो संबंध है नक्शबंद से है। अगला प्रश्न, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो सुल्तान उल हिंद जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही कहा गया। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो थे रामानंद। अगला प्रश्न, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा ऐबक ने। 44 नंबर ऑब्जेक्टिव का हम लोग कवर करेंगे। 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। कुल मिलाकर के 6 चैप्टर में 44 ऑब्जेक्टिव था, हम लोग 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। चलिए चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी किसी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसी की जिक्र किया गया। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आपका उत्तर होगा 1986 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा हरियर और बुक्का ने। देखिए ये दोनों भाई था, हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई था। अगला प्रश्न, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से, यानी किसी मंदिर का नाम है गोपुरम। ऐसा ना समझिएगा व्यापार है, नगर है, गाय, ऐसे कुछ नहीं है। गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित? तो हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? अगला प्रश्न उत्तर हो जाएगा उर। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई था उर। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के
शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गजपति। अगला प्रश्न, होयसलों के राज्य का विकास कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा होयसलों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के जो शासक थे ना, अपने आप को राय कहा था राय। राज, राव, सामंत ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है, राय हो जाएगा, रा या राय। अगला प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? उत्तर हो जाएगा संगम वंश। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगिरी। अगला प्रश्न, यवन शब्द जिस भाषा का है वह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह कौन सा शब्द था? तो आपका उत्तर हो जाएगा समर। अगला प्रश्न, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यात्री बरबोसा का संबंध था किससे? तो यात्री बरबोसा का संबंध पुर्तगाल से था। अगला प्रश्न, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा गोपुरम, मंदिर से संबंधित इसका। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 35 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है हम्पी में स्थित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था जो थी यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय के। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? उत्तर हो जाएगा 4। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? आपका उत्तर हो जाएगा अफनासी निकितन। अगला प्रश्न देखिएगा, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक GS लिबिदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह जो है डेमिंग गॉस पेज का। अगला प्रश्न, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? उत्तर आपका हो जाएगा डेमिगॉस पेज। अगला प्रश्न, अपना यात्रा वृत्तांत मतल असादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? आपका उत्तर हो जाएगा अफनासी निकितन और फरनाव नूनीज, ये दोनों थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सिबेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया? उत्तर हो जाएगा डेमिंग गॉस पेज एवं फरनाव नूनीज। अगला प्रश्न, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा डेमिंग गॉस पेज, एडुआर्डो बारबोसा, फरनाव नूनीज, ये सभी जो था विदेशी पुर्तगाली यात्री था, ठीक है ना। अगला आप 34 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, किससे की गई थी? तो हम्पी नाम से की गई थी, यानी इसकी पहचान धीरे धीरे हम्पी नाम से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आमुक्त मल्याद किसने लिखी है? तो आमुक्त मल्याद कृष्णदेवराय ने लिखी है। अगला प्रश्न, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? उत्तर हो जाएगा विजयनगर से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा निकोलो कांटी। अगला प्रश्न, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? आपका उत्तर हो जाएगा संगम वंश के। कुल मिलाकर के 7 चैप्टर में 38 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करें, जिस चैप्टर का शीर्षक है किसान, जमींदार और राज। चलिए देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ये मत सोचिए कि अकबरनामा नाम है, अकबर लगा ले तो अकबर कर ले होगा, नहीं 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 नहीं, गलती मत। अकबरनामा की रचना जो है ना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही किससे संबंधित? तो यह अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है?
तो यह जो अकबर से संबंधित, देखिए हम आप लोग को ये भी कराए दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, उसी में प्रश्न उत्तर कराए हुए, तो अकबर का जिक्र है इसमें, याद रखिए अकबर से संबंधित है प्रश्न। तो यही अकबर के प्रश्न यही होगा कि अकबर के दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसी का। चलिए 16वीं सदी में भारतीय गाँवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे कौन कौन सी थी, तो उत्तर हो जाएगा व्यापार भी था, मुगल राज्य भी था, मुद्रा भी था और बाजार, ये सभी जो है ना बाहरी ताकत था। अगला प्रश्न, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे कौन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक भी शामिल था, उपयुक्त सभी शामिल था। अगला प्रश्न, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे, आपका उत्तर हो जाएगा मुजरियान, उसके बाद रयत या रियाया, अगला उसके बाद आसामी या किसान, यानी सब हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले फसल कौन सी थी, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था। अगला प्रश्न, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा कौन सा ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तुज्क ए बाबरी एवं तुर्क। अगला प्रश्न है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितनी हो गई थी, बताइए। भूखमरी के बावजूद भी तो उस समय भारत की आबादी हो गई थी 5 करोड़। अगला प्रश्न, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, तो खरीफ फसल जो है यह शीत ऋतु में नहीं होता, वसंत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार चलेगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। खरीफ फसल का है तो चावल किस ऋतु में होता है, अभी हो रहा है ना चावल, बताइए किस ऋतु में, तो हो जाए ना वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो रबी फसल यानी रबी फसल का है तो गेहूँ, तो यह जो है वसंत ऋतु में होता है। अगला प्रश्न 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिएगा, 12 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें कितनी होती थी, अगर आईने के अनुसार माने तो 3। अगला प्रश्न, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ था, बताइए वो कौन थे, तो हिस्सा कौन कौन सा था, उत्तर हो जाएगा आपका पत्रकार, पटवारी और पंचायत। गलती बता दी, माफ़ कीजिएगा, उत्तर हो जाएगा खेतिहार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया यानी कि मुकद्दम। अगला प्रश्न, पंचायत का सरदार एवं मुखिया होता था कौन, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे लोग, तो मुकद्दम या मुखिया कहते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह कौन सा भाग है, तो पश्चिम भाग है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, परगना मुगल काल में था, परगना जो है मुगल काल में था एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पेशकश का अर्थ क्या था, तो पेशकश का अर्थ था मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया, तो अकबर जब टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, जजिया किससे लिया जाता था, जजिया जो है जिम्मियों से लिया जाता था। अगला प्रश्न, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो ऐसी परंपरा जो है ना पहले समय चीन में ज़्यादा था। अगला प्रश्न, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन है, आइन ए अकबरी का नाम आ गया, यानी बेवरेज भी है, ब्लैकमैन भी है, जैरेट भी, ऑप्शन के अनुसार चले तो ऐसा हो जाएगा। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, यानी इसी कौन सी ग्रंथ है जिसमें बाबर से लेकर के अकबर के काल तक के इतिहास के बारे में मिलता है, तो वह ग्रंथ है अकबरनामा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया, आपका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर जो है ना तंबाकू पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है ना वह है W.H.
मोरलैंड। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था, ठीक है ना। पर भारत में तंबाकू का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था, यानी लोग पुर्तगाली के थे और पुर्तगाल से ही लाए हुए थे। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अगला प्रश्न देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। कुल मिलाकर के आपके जो 8 चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव था, हम लोग 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। 9 चैप्टर का शीर्षक है, नाम है इसका शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त। चलिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था ना, उसमें बाबर ने किसको पराजित किया? तो बाबर जो है ना इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी में पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था। बाबर हराइए दिया इब्राहिम लोदी का। अगला प्रश्न, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेरशाह जो है चौसा के युद्ध में पराजित किया किसे? तो हुमायूं को। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कोई था तो वह था तानसेन। अगला प्रश्न देखिएगा, जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो है यह तांबा का होता था। अगला प्रश्न, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है यह अकबर के दरबार में था। अगला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह जो है वह हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल जो 1605 से 1627 तक। अगला प्रश्न, जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का है, ठीक है ना। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया? यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई होता 1556 में। अब बताइए इसमें वह किसे पराजित किया? तो वह जो है ना दूसरे में अकबर हेमू को पराजित किया, यानी दूसरा हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ना यह यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिणी भारत में। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है ना यह शाहजहां के समय में हुआ। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर, यानी सबसे बड़का यही था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है इस बार दोबारा बार में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, याद रखिएगा अपना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये 14 था, आप लोग 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना यह हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या बोले हैं? अकबर का क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो आपका उत्तर था तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा बदायूं ने। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, ठीक है ना, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ किससे? तो मंगोल से। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वह था अकबर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट में सामान्यतया महानतम सम्राट कौन माना जाता था? तो जलालुद्दीन अकबर ही माना जाता था। अगला प्रश्न, औरंगजेब का देहांत कब हुआ? तो औरंगजेब का देहांत जो है 1707 ईस्वी में हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बहादुर जफर को उखाड़ फेंका था, बताइए। बहादुर जफर को उखाड़ फेंका था, कहाँ फेंकले होगा?
सॉरी, बहादुर जफर को जो है किसने उखाड़ फेंका? इससे पहले वाला करा दिया। औरंगजेब का देहांत कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहादुर जफर को किसने उखाड़ फेंका? तो बहादुर जफर को जो अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। यानी कि ये सब तो खूब एकदम अपना एकदम अधिकार करते करते आ रहा था, एक बार अंग्रेज आया सबको हिला कर रख दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने सोच समझ कर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया? वह अकबर ने सोच समझ कर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वो कौन सी भाषा था? तो फारसी था। सुलह एक कुल का अर्थ क्या होता है? सुलह एक कुल का अर्थ होता है पूर्ण एक सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जो है जजिया को समाप्त कर दिया था कब? 1564 ईस्वी में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का राजा था? खुर्रम जो है यह था शाहजहाँ के राज्य साम्राज्य, ठीक है ना, राज्य सम्राट का नाम। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? वह कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में ही है। हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई था अस्करी, कामरान, मंदाल, इनमें से सभी था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मुगल कालीन चित्रकला जो है ना किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आप लोग। चलिए 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है, क्या है 34 नंबर ऑब्जेक्टिव? ज़्यादा यहाँ पे धुंधला हो रहा है। चलिए देखिए, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा महाभारत के। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है? तो किसके आग्रह पर? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर के आग्रह पर। बादशाहनामा किसके लिखा है? बादशाहनामा जो है ना वह किसने लिखा है? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। अगला प्रश्न, यास्या राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था हेनरी बेबरिज ने। अगला प्रश्न, लाड़की बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाड़की बेगम जो है ना यह पुत्री थी नूरजहां की। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बना दिया। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका था सजदा, कुर्निश, पायबोस, इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग वहाँ पर चलिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो अकबर जो है यह दीन ए इलाही धर्म 1581 या 82 में चलाए थे। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, एक्यूरेट दोनों नहीं रहेगा। 1581 या 82 में चलाया था ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी, बताइए कौन रहती थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए शाहजहाँ रहती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण शाहजहाँ आरा ने करवाया था। अगला प्रश्न, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर जो है चंगेज खां का 14वां वंशज था। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी लेखिका। अगला प्रश्न, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 12,000। अगला प्रश्न, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो तुजक ए जहांगीरी की रचना की थी जहांगीर ने। तुजक ए बाबरी किसने लिखी है? तो तुजक ए बाबरी, अभी मत सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा तुजक ए बाबरी, तो बाबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर कौन था? तो अकबर का वजीर था बैरम खां, संरक्षक। वजीर का मतलब होता है संरक्षक। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा 53 नंबर, कुल मिलाकर के इसमें प्रश्न था 52 और यह कैमा चैप्टर था? बस ये कुल मिलाकर इसमें 52 ऑब्जेक्टिव था ना। एक मिनट आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। कुल मिलाकर के 52 ऑब्जेक्टिव था। कौन से चैप्टर में? तो 9वीं चैप्टर में कुल मिलाकर के 52 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा बस थोड़ा देर में हम लोग पूरा हम एक कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर किया जाए। चलिए अब 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखिएगा आगे, इसमें थोड़ा सा एक आध दो और है, देख लेते हैं क्यों छोड़े से क्या। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? आपका उत्तर होना चाहिए अकबर ने किया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। प्रथम था बाबर, अंतिम था बहादुर शाह जफर। चलिए अब 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। 10 चैप्टर का शीर्षक है उपनिवेशवाद और देहात।
पहला ऑब्जेक्टिव है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 1784 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, दामिन ई कोह क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दामिन ई कोह यह एक भूभाग था। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था, तो यह जो है कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो यह जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि दोनों भाई भाई ही था, सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है ना बंगाल में लागू किया गया। कहाँ किया गया भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू, तो आपका उत्तर होगा कि बंगाल में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी, यही याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड बना कब, तो यह कोड बना हुआ था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतया जो लोग रहते थे वे कौन थे, बताइए वे थे कौन, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहाड़िया और संथाल लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह कौन सा शब्द था, तो जो शब्द प्रयोग किया जाता था ना वह शब्द था, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट। वह शब्द कौन सा था, तो वह शब्द था कौन सा प्रश्न पढ़ रहे थे, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द कौन था, तो वह शब्द था राजा। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी, आपका उत्तर हो जाएगा 95%। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 75% से अधिक। अगला प्रश्न, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1738 से 1805 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, आपका उत्तर हो जाएगा रैयत। अगला प्रश्न, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था, तो अमला जो है जमींदार के द्वारा भेजा अधिकारी होता था। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, तो प्रायः जोतदार गाँव में ही रहते थे। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या था, आपका उत्तर हो जाएगा 1820 से 1879। अगला प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, आपका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो पुर्तगाली जो है गोवा 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, 1510 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकानन कौन था, फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो यह एक सर्वेक्षक था, सर्वेक्षक। अगला प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एनाल्स। अगला प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, आपका उत्तर होना चाहिए संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखिएगा, अरे यार तू कहला हमको दिमाग खराब कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा देर बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5वीं रिपोर्ट। रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। अगला प्रश्न, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा बक्सर। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, आपका उत्तर होना चाहिए रिपन के काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्कन गंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो यह जो है 1875 ईस्वी में गठित हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, आपका उत्तर होना चाहिए 5वीं रिपोर्ट से, बुकानन की रिपोर्ट से, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट से, यानी सभी रिपोर्ट से पता चला है, ठीक है ना। दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था, 1885 में, वो तो करा ही दिए, इस सभी रिपोर्ट से पता चला। अगला प्रश्न देखिएगा,
उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। देखिए विद्रोह भी वैसा इनके हैं, लटपटाक वाला उलगुलान विद्रोह, नाम भी वैसा ही है, बिरसा मुंडा, एकदम मुंड वाला है। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह सर्वप्रथम लागू किया था मद्रास में। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, ठीक है ना, यानी वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह था 34। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपके 10 चैप्टर में मात्र था 34, और हम लोग 11 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। 11 चैप्टर का नाम है विद्रोह और राज्य। पहला ऑब्जेक्टिव है लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर राव। बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? आपका उत्तर हो जाएगा रंगून में। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? आपका उत्तर हो जाएगा गंगाधर नेहरू। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, बताइए कब हुआ था? तो 18 मई को, यानी कि 18 मई 1857 को। देखिए उसी से काट के पूछ दिया, इसीलिए आप लोग को बोलते थोड़ा विस्तार से याद किया कीजिए। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो डलहौजी से। अगला प्रश्न, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्लेसली ने। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या कौन थी? तो कुंवर सिंह था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा तत्कालीन कारण था चर्बी वाले करतूस। हालांकि सब्जेक्टिव में इसको विस्तार से हम समझाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो बोलिए वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल आप लोग याद रखिए तत्कालीन कारण था चर्बी वाले करतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नाना साहब ने किया था। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? उस कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो भारतीय सिपाहियों द्वारा पहला विद्रोह जो किया गया था ना, वह था बेल्लौर विद्रोह। अगला प्रश्न देखिएगा, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने की थी। अगला प्रश्न, धुंधु पंथ का नाम क्या था? धुंधु पंथ नाम था, बताइए, सॉरी धुंधु पंथ किसका नाम था? तो धुंधु पंथ जो है ना नाना साहब का नाम था। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? तो विद्रोहियों का जो है ना बहादुर शाह जफर से मांग था उनका आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखिएगा, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। शाहमल कहाँ का रहने वाला था? तो यह शाहमल जो है यह रहने वाला था उत्तर प्रदेश के बरौत परगना का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पढ़ देते एक बार अगर हम देख ही रहे सारे प्रश्न को। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह कौन सी तिथि थी? वह तिथि थी 23 जून 1857 ईस्वी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा अवध को। अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? सागर में, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि शेख रमजान ने किया। अगला प्रश्न, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 222 दिन, जो कि अपने आप में बहुत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो मर्दन सिंह भी परेशान किए, बख्त वली भी परेशान किए, बोधन दवा भी परेशान किए, व्यक्ति सब है, व्यक्ति का नाम है, सब परेशान करके रख दिए। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो ह्यूरोज ने किया। किसने किया? ह्यूरोज ने।
ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसमें जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? उसे क्या है, जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, बताइए। तो सागर, क्या हो जाएगा, सागर। अगला प्रश्न, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? तो झोकन बाग हत्याकांड जो है ना, यह 8 जून को झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ देते, इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिएगा। बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय इत्यादि एकत्रित हुए थे? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा स्थान हो जाएगा? वह स्थान है कालपी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 34 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिवपुरी में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी अशोक मेहता ने। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाना साहब भी गए थे नेपाल, प्लस में उत्तर नेपाल गए थे, बेगम हजरत महल भी, ये सब नेपाल गए थे। तो अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? आपका उत्तर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर में भी हुआ था, पूना में हुआ था, सतारा में भी हुआ था, सभी जगह पे हुआ था। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? 1857 की क्रांति से पहले जो है ना, बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रहा था, बताइए ऐसी कौन सी अफवाह इसमें सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी अफवाहों फैल रही थी, यानी कि कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, घी, आटा व चक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। उक्त में जो अभी पंक्ति ऊपर दिया गया है, सब अफवाह फैल रहा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं था। यह अफवाह फैलाया जा रहा था, पता ना कहाँ तक सच था कहाँ तक झूठ था। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मनु के नाम से, छबीली के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से, यानी कि सब अनेकों नाम से उसको जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को, छबीली भी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो अजीनन भी निभाई, ताईबाई भी निभाई, शीला देवी भी निभाई, इसके अलावा अंडाल भी है, बहुत सारे ऐसे है, बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई भी है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिएगा, सब है। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? उत्तर हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। अगला प्रश्न, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्यूब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो वह था कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों के साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? वह व्यक्ति था बख्तवली, व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था, भले ही वो रानी झांसी की थी, ठीक है ना, लेकिन जन्म हुआ था काशी में। अगला प्रश्न, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा पीर अली ने। पटना से पीर अली। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल्स का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो उत्तर हो जाएगा इनफील्ड। अगला प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामस्टन। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण की बात करें तो चर्बी वाले करतूस ही था। प्रमुख कारण था तो सभी कारण, लेकिन प्रमुख कारण में चर्बी वाले करतूस था। कुल मिलाकर के 11 चैप्टर में 52 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे अब।
जिसका शीर्षक है औपनिवेशिक शहर। अगला पहला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। देखिए हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया का देखिए इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है, गलत आंसर लग रहा है, गलत आप लोगों को हम याद नहीं कराएंगे इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं। कोई बात नहीं, अगर इस पर डाउट है तो इसको हम क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स में पिन दे करके या फिर स्पेशल वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम न चाहते कि गलती हो आप लोगों से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग ऐसे सर्च पर एक बार करके देख लीजिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। ये सही है, इससे पहले वाली बोले हैं, ये वाली गेटवे ऑफ इंडिया की। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, बताइए कब? तो उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1773 में। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सी बताइए? तो उत्तर हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता और तथा मुंबई। मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के राजा ने। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है, सबसे ज़्यादा ठीक है? तो वह एक प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध शायर था। शाहजहानाबाद को बसाया था किसने? तो शाहजहां ने, नाम में ही काम है। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह कौन सा था? तो वह था 1872। अगला प्रश्न, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह कौन था? वह था 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह कौन सा वर्ष था? तो वह था 1800 ईस्वी में। मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रख दिया गया, यानी कि मद्रास को ही चेन्नई कहा जाता है, चेन्नई को ही मद्रास, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो यह जो है नव ग्रंथिक शैली की इमारत है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न देखिएगा, चौल इमारतें नगर की प्रमुख विशेषता कौन सी है? आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा मुंबई। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न छूटा नहीं ना कहीं पे? नहीं छूटा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई? स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए कब खोली गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है किसे? 7 द्वीपों का नगर तो मुंबई को कहा जाता है, जिसको मुंबई भी बोलते हैं। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? तो छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते थे। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो पुरपाल कहलाता था। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित था? तो फोर्ट विलियम जो है ना, यह स्थित है कोलकाता में, जिसको कलकत्ता भी आप लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। एक पीछे बताए थे, पीछे प्रश्न था, क्या था? यह था प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है? हालांकि ऑप्शन एक के है, तो यह हो जाएगा नव ग्रंथिक शैली का, ध्यान से याद कीजिएगा। और यह जो प्रश्न है, ये गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो यह है इंडो सारासेनिक शैली का। कुल मिलाकर के 12 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव था 24। देखिए किसी में ज़्यादा किसी में कम है, मेंटेन है। देखिए देखते हैं, किसी में 55 भी है, किसी में 50 भी है, तो इसमें 24 ही है। अब 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। 13 चैप्टर देखिएगा आप लोग ध्यान से, AMVVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखें, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए देखते हैं, शीर्षक है इसका, चैप्टर का नाम है ब्रिटिश। अगला पहला प्रश्न, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका उत्तर आना चाहिए दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था ना, वह दिया गया 23 मार्च 1931 ईस्वी को। यह तो आप लोग को हिंदी में पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, यानी हमेशा ज़िंदगी में भी पढ़ना है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ
किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा। हालांकि आप लोग को इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जो है किनका जन्म दिवस है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका उत्तर आना चाहिए अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन कौन सा था? नील आंदोलन, चंपारण से शुरू हुआ था, ठीक है ना। नील वाला, नीले की खेती वाला, अंग्रेज बड़ा अत्याचार करता था, वहीं से आंदोलन निकाल हो गया था शुरू, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है यह गुजरात में स्थित है। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। समझिए कौन सा आंदोलन कब हुआ, किसने किया, किससे संबंधित, ये सब 4-5 गो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा से याद कर लीजिए। ऐसे इसके लिए हम एगो स्पेशल वीडियो बनाएंगे, कौन आंदोलन किससे संबंधित है, कब हुआ था, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 1947 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को, यानी रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना गया। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, चंपारण से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा अल हिलाल का। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है बिहार राज्य से है, बिहारी राज्य से है। अब 26 के बाद क्या है? यह था आपका 26। अब 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर ऑब्जेक्ट क्या बोला है? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ठीक है ना, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा? यह किसका कथन है? तो यह जो सुभाष चंद्र बोस का कथन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो आपका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनको महात्मा की उपाधि दे दी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया था दक्षिण भारत ने। किसने बनाया? मोहनदास करमचंद को महात्मा किसने बनाया था? तो दक्षिणी भारत ने, दक्षिणी अफ्रीका ने, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा होता है इधर उधर। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था किसने? तो दक्षिणी अफ्रीका ने। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था, बताइए कब? तो उत्तर आपका होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ तो था लंदन में ही, लेकिन कब? तो आपका उत्तर होगा 1931 ईस्वी में। याद रखिए कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लंदन में। कब? तो 1931 में। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो
भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? आपका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। अगला प्रश्न है, अंटो दिस लास्ट नामक किसकी है? यह जो रचना है अंटो दिस लास्ट नामक किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा रस्किन का। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। चलिए अगला देखिएगा 45 नंबर ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो यह जो है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया? तो गांधी जी ने ही दिया था। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून को महात्मा गांधी जी ने तोड़ा। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी गए थे राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चूँकि आपको हिंदी में भी यह पढ़ना है ओ सदन शीर्षक पाठ में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो लिखा गया उसी वाला में। अगला प्रश्न देखिएगा, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने की था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों याद रखिएगा। प्रथम हुआ था 14 में, 18 में खत्म, ये 39 में हुआ, 45 में खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? आपका उत्तर होना चाहिए पुतलीबाई। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता थे, इनमें से कोई नहीं है लेकिन वहाँ पर आप लोग ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। ठीक है ना, बिरसा मुंडा ये तो है उलगलान विद्रोह का, सिद्धू कानू ये दूसरे विद्रोह का है, तो कोल विद्रोह का इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। एक बार आप लोग सर्च मार लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला 14 चैप्टर का शीर्षक है विभाग। देखिए पीछा छोड़ देना, जरूरी नहीं कि हाँ हर एक को जरूरी है, लेकिन आप लोग सर्च मार के समझ ही लीजिएगा, बेटर रहेगा। जब इतना कि इतना एक के लिए क्या दिक्कत है। 14 चैप्टर जिसका शीर्षक है विभाजन को समझना, यानी विभाजन मतलब होता है बांटना। ठीक है ना, बांटने की इसमें कुछ बातें होती है, उसको समझने की बात है। चलिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? आपका उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए प्रथम और अंतिम में अंतर है। ठीक है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था? वह था आर्य समाज। अगला प्रश्न देखिएगा, MVVI ऑब्जेक्टिव है ये लोग बोल दिए हम आपकी जगह, ये सब आप 7 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग ना। चलिए देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग 1906 में, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह कौन सा वर्ष था? 1940 के वर्ष था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान यानी कि घोषणा कब किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया, कब किया? उसको पाकिस्तान भी बोला जाता है। देखिए शुद्ध नाम है पाकिस्तान, ठीक है ना, लेकिन जोड़ करके पाकिस्तान बना दिया गया उसको। तो कब किया? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1933 से लेकर के 1935 में। और पूछेगा भी किसने किया था? तो मुसलमान था युवक एक चौधरी रहमत ने अली ने। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली, आ ही गया, लिखिए ऑप्शन में, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कथन सही है, वो कथन देखिए पहले पढ़ लेते हैं। मोहरुल लीग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, बेबेल योजना अस्वीकार की। तीनों कथन सही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1938 एवं 1939 दोनों में, ठीक है ना, 1938 एवं 1939 दोनों में। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ देगा। फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था? 1939 में। की स्थापना किसने की? तो की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंदी फौज का गठन किया? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया और इसके सदस्य कौन नहीं है? बताइए इन सब में से कौन है जो इसके सदस्य नहीं है? 1946 में तो भारत आया, लेकिन कौन ऐसी है जो सदस्य नहीं है इसका? तो एवरी इसका सदस्य नहीं भाई, क्रिप्स इसी का सदस्य है, पैथिक लॉरेंस इसी का सदस्य है, अलेक्जेंडर इसी का सदस्य है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है क्या, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, ये तो 22 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह बना 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आपका उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग नहीं दी थी। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो राजगोपालचारी फार्मूला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? तो उत्तर आपका होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी उपवास की घोषणा करती है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होना चाहिए एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट है, प्रथम महिला कौन है? पहला महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। कुल मिलाकर के 14 चैप्टर में मात्र 30 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग लास्ट चैप्टर है 15 संविधान का निर्माण। शीर्षक क्या है? संविधान का निर्माण। चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जितना भी होगा कर लेते हैं कवर, उसके बाद हो जाएगा खत्म। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा VR अम्बेडकर, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो आपका उत्तर रहेगा संविधान में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा ज़िंदगी में काम देगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत जो है गणतंत्र बना 1950 ईस्वी में, ठीक है ना। मानते हैं कि भले 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन गणतंत्र बना 1950 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कौन? माफ कीजिएगा, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब पेश करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 16 जून 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न, ये 6 नंबर प्रश्न होगा। क्या है 6 नंबर प्रश्न? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो 82% जो सदस्य था ना संविधान सभा का, कांग्रेस का भी सदस्य था। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा के सामने जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना कब स्वीकृति दी थी? आपका उत्तर होगा 16 जून 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? उत्तर होगा आपका
दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आपका उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कितने सदस्य? तो आपका उत्तर हो जाएगा 284 सदस्य ने। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? आपका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1947 ईस्वी को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो हंसा मेहता भी थी, सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गा बाई देशमुख भी थी, इनमें से सभी थी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो A.B. अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, इनमें से सब, यानी कि सब के सब जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठक में कितने समय उपस्थित थे? संविधान सभा के सदस्य में जो है कितने, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य थे। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। 22 के बाद 23 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो भारत को गणतंत्र 26 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ना, वो वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? आपका उत्तर होगा 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो पिता है वह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है ना, यह भारत 1946 ईस्वी में आया था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई गाँव में, यह एक गाँव है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 15 चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव था, यानी कि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर के बारीकी से सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया। अगर आप लोगों ने शुरू से अगर एंड तक देखा होगा तो यकीन मानिए एग्जाम के लिए आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इतिहास से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का भी देख लीजिएगा आप लोग, गदखंड पदखंड दोनों का बना दिए हैं, ज्योग्राफी का भी बना दिए हैं और इतिहास का भी। समझिए 300 मार्क्स का आप लोगों का तैयारी ऑब्जेक्टिव के लिए बोले हैं। 50-50 के सब तीनों सब्जेक्ट का हो गया। बस इसके बाद बहुत जल्दी हम और दूसरे अदर सब्जेक्ट का भी लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। अगर आप लोगों को वीडियो लगी होगी अच्छी तो वीडियो कर देना लाइक और उन लोगों के पास कर देना शेयर जो लोग अगले ईयर देने वाले हैं एग्जाम। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं इतना ही पे एंड। बहुत ही जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।